जो हमारी नई जनरेशन है और जो पुरानी जनरेशन है उसमें बहुत बड़ा गैप है। और उस गैप का जो रीजन है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास जो लोग जमा हुए हैं वो हर एज के लोग। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 15-16 साल बड़ी हैं, 18 साल के हजरत मुआज़ बिन जबल हैं, और हजरत आयशा तो बिल्कुल अर्ली एज में मैरिज हुई। मल्लम यरहम सगीरना फलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जब ये दोनों, इनकी वास्ट इंफॉर्मेशन और उनकी एक्सपीरियंस, ये दोनों मिलेंगी तो एक बैलेंस एटीट्यूड डेवलप होगा। जिस क्लासरूम में वो बैठ रहे हैं बाकायदा अपोजिट जेंडर के साथ बैठने पर उभारा जा रहा है, उसी को मॉडर्निटी समझा जा रहा है। नंबर शेयर होते हैं, सोशल अकाउंट शेयर होते हैं, लेकिन वो वहां तक पहुंच जाती है कि गलत ताल्लुकात भी हो जाते हैं। मेरा परवरदिगार वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि हुजूर मुझे इजाजत दीजिए मैं जिना करूं। तो इसको कट कीजिए, इसको कट कर देंगे, ठीक है, कट कर देना एडिटर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है ज़की टॉक्स पॉडकास्ट में, और आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत के लिए एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मुफ्ती अहमद आज़मी साहब हैं। मुफ्ती अहमद आज़मी साहब का मुख्तसर सा तारुफ ये है कि आप दारुल उलूम देवबंद के एक होनहार फाजिल हैं और एक नौजवान आलिमों में अपनी एक शनाख्त रखते हैं। आपने मदरसा शाही मुरादाबाद से इफ्ता किया, उसके बाद हक एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर कानपुर से इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में डिप्लोमा किया। आपके खास बातों में से एक बात यह है कि आप काफी वसी मुताला रखते हैं, जिसका अंदाजा आपको इस एपिसोड से होगा, और ये सेशन उम्मीद है कि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप आखिर तक इस वीडियो को अगर देखेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छी नॉलेज गेन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अहमद भाई कैसे हैं? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद भाई अल्लाह का फज़ल है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि दारुल उलूम देवबंद से आप कब फारिग हुए? 2014-15 में। अच्छा, तो आप हमारे काफी जूनियर हुए। जी। हम 2009 के फारिग हैं दारुल उलूम में। अच्छा, तो अहमद भाई हम लोग जो है शुरू करेंगे अपने सवालात जवाबात। अहमद भाई के बारे में एक चीज़ और बता दें, ये तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि हम लोगों का एक दूसरे के साथ अटैचमेंट किस हद तक है। आज हम चूंकि गुफ्तगू करने वाले हैं न्यू जनरेशन के कुछ इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ के बारे में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत ही हेल्दी वे में। और हमने अहमद भाई को ही क्यों दावत दी, उसकी एक ख़ास वजह यह है कि अहमद भाई इस वक्त जो है हज़रत मौलाना याह्या नौमानी साहब के ज़ेर निगरानी रह करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बहुत ही मेयारी काम कर रहे हैं। क्योंकि हज़रत मौलाना याह्या नौमानी साहब के आर्टिकल्स हम मुस्तकिल पढ़ते रहते हैं और उनके बयानात भी सुनते हैं, और जो उनकी मतलब जो तहकीक होती है और जो उनकी फ़िक्र होती है वो आर्टिकल्स में तो कहीं कहीं हमको लगता है उसके पढ़ने के लिए आपको बहुत चौतरफा मुताला चाहिए, है ना? मौलाना याह्या नौमानी साहब के बारे में एक बात कह दूं, वो जिस टॉपिक पे बोलते हैं या लिखते हैं, कुरान हदीस और जो करंट सिचुएशन चल रही है उस हवाले से पूरी बसीरतमंदी वो दिखता है उनके तहरीर उस टॉपिक में, और फिर क्लैरिटी ऑफ थॉट, अपनी बात को डिलीवर करने में, ट्रांसफर करने में वो बहुत एकदम क्लियर माइंड होते हैं। और फिर जिस तबके को वो एड्रेस कर रहे हैं, किस तरह उनसे मुखातब होना है, इन लफ्जों में उनसे मुखातब होना है, वो सारी चीजें बहुत एकदम वाज़ेह और क्लियर होती हैं। बड़ा अपीलिंग वे होता है उनका। करेक्ट, एग्जैक्टली। हाँ, इसी वजह से मुझे बहुत पसंद है। और हालांकि मेरी एक ही मुलाकात है, एक शादी में मौलाना भी आए थे, हम भी गए हुए थे, तो वहाँ मेरी मुलाकात है। लेकिन हम उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं और बहुत मतलब फील करते हैं उनकी तहरीरों को पढ़कर। वो जो एक फीलिंग आती है ना कि कुछ हासिल किया, तो इस वजह से मुझे बहुत पसंद है। तो आप जो है मौलाना याह्या नौमानी साहब जैसी जीनियस पर्सनालिटी के अंडर में जो है बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं माशाल्लाह। स्पेशली कुछ जो है क्विज प्रोग्राम्स आपके यहाँ के बहुत ही दिलचस्प होते हैं। आप नौजवानों को इशू के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात रखते हैं, हम लोगों का मुस्तकिल डिस्कशन होता रहता है। तो आज चूंकि हम लोग जो है नौजवानों को कुछ इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस वजह से हमने बहुत ही मौजूद शख्सियत समझा कि आप भी यंग हैं माशाल्लाह। चूंकि आज का टॉपिक है नौजवानों को कुछ जनरल इश्यूज़ पर आज हम बात करने वाले हैं। इस हवाले से शुरू करते हैं अहमद भाई। यस। अहमद भाई, हम 2-3 साल से देख रहे हैं, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जो हमारी नई जनरेशन है और जो पुरानी जनरेशन है उसमें बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आजकल के जो बच्चे हैं जो 22-23 साल के या 24 साल के हैं, वो जब शऊर की
उम्र को पहुंचे तो उस वक्त हमारे पास सोशल मीडिया था, हमारे पास व्हाट्सएप था, फेसबुक था, इंटरनेट था, तो उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गए। और उनके जो वालिदैन हैं, ऑब्वियसली वो 40 साल पुराने हैं, तो उनके पास ये सब मालूमात नहीं थी। तो ये जो गैप है, उस गैप की वजह से घरों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जॉब्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रहे हैं? क्या सिर्फ ये जो एज गैप है, जनरेशन गैप है, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं घरों के अंदर? और उसका हल आपकी नजर में क्या हो सकता है? देखिए, किसी भी समाज और सोसाइटी के अंदर कुछ पुराने जहन के लोग होते हैं, कुछ नए जहन के लोग होते हैं, और इन दोनों में गैप सिर्फ जनरेशन और एज का गैप नहीं होता है, ये सोच का गैप, और ये बहुत बड़ा गैप। वो साथ में बैठे भी हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। और उस गैप का जो रीजन है, वो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है। जो न्यू जनरेशन है वो सोशल मीडिया से बिल्कुल अटैच है, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अटैच है। बल्कि उनका जो थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ है, वो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया ही से डेवलप हुआ है। एग्जैक्टली। हर तरह के कंटेंट वो सोशल मीडिया ही से हासिल करते हैं। उनकी सुबह होती है तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और वहीं पर उनका दिन रात गुजरता है। भी फोन लेके चले जाते हैं, वहां देखते हैं। हाँ, तो हर वक्त वो सोशल मीडिया पर ही लगे रहते हैं, उसके मुख्तलिफ टाइप के एप्लीकेशंस पर ही उनके दिन रात गुजर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो जो कुछ भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वही तो उनका थॉट डेवलप करेगा। वही उनका माइंड बनाएगा। वही सब कुछ उनका स्ट्रक्चर डेवलप होता चला जा रहा है। और जहाँ मतलब जो उनसे पहले की जनरेशन है, हमारे माँ बाप हैं, वो इन सब चीजों से अवेयर नहीं थे, क्योंकि उनके जमाने में ये सब चीजें थी ही नहीं। तो वो किसी चीज को हासिल कर रहे हैं तो ऑब्जर्व करके हासिल कर रहे हैं, स्ट्रगल करके हासिल कर रहे हैं, वो खुद से मेहनत कर रहे हैं। इस वजह से जो पुरानी जनरेशन है, उनके अंदर एक ठहराव है, पेशेंस है। किसी चीज को लेकर वो बहुत जल्दबाजी में नहीं होते हैं, बहुत आराम से सोचते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स को हर पहलू से बहुत गहराई के साथ समझते हैं, फिर उसके बाद उस पर एक्शन लेते हैं। करेक्ट। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, इनके डिसीजन और एक्शन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, या अगर वो डिस्टेंस लेना होने भी लगता है तो उनको एक तरह की उलझन होने लगती है। इधर डिसीजन लिया, उधर एक्शन लेना है। उसका असर रील का क्या? 10 सेकंड की रील, 15 सेकंड की रील। बिल्कुल बिल्कुल, वो रील्स हैं, मीम्स हैं, हर तरह की ये सारी चीजें हैं। उसी वजह से वो जो थॉट डेवलप हुआ है, उसका ये असर कैरेक्टर और बिहेवियर पर पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही। अब अच्छा, इसमें प्रॉब्लम दोनों तरह के जनरेशन में। जो पुराने जनरेशन के लोग हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम जो बात कहें, हम जो डिसीजन लें, उस पर चूं और चेरा ना किया जाए, उसमें कुछ इफ्स और बट्स ना निकाले जाएं, बस उसको एक महकूम बन के मान लिया जाए। ये है, हम जो कह रहे हैं वही करेक्ट है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। ये ओल्ड जनरेशन का बिहेवियर है, उनका यही माइंड सेटअप है। और जो न्यू जनरेशन है, वो बहुत ओपनली किसी चीज को सोचती है, लेती है, वो उनसे अटैच नहीं है, ब्रेव है मतलब। हाँ, वो समझ रहे हैं कि हमारे माँ बाप को इन सब चीजों के बारे में कोई अवेयर नहीं है। जिस तरह हम नए जमाने के हिसाब से किसी चीज के नफा और नुकसान को समझ रहे हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज से हम वाकिफ हैं, ये लोग वाकिफ नहीं है। तो अब वो उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। अब इसकी वजह से घरों में झगड़े हो रहे हैं, एक तरह का क्लैश है, कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा मतलब गैप है। और जब तक दोनों में एक मुतवाजिन रवैया कायम नहीं होगा, एक बैलेंस एटीट्यूड नहीं डेवलप होगा, ये किसी भी सोसाइटी और समाज के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत नुकसानदेह है। इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों में एक सही तालमेल बैठे। जाहिर सी बात है, वो कैसे हो सकती है? तालमेल का हल क्या है? कैसे हम लोग तालमेल बिठा सकते हैं? हाँ, ये तालमेल का हल देखिए, जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री में देखता हूँ कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास जो लोग जमा हुए हैं, वो हर एज के लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया 40 साल की उम्र। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपसी उम्र में 15-16 साल बड़ी हैं, वो भी आपके पास हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके चाचा 2 साल बड़े हैं, वो भी आपके पास हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु 2 साल छोटे हैं, मतलब आप ही के आसपास की एज के हैं। ये बड़ी उम्र के लोग भी आपके पास हैं। वहीं पर 18 साल के हजरत मुआज बिन जबल हैं,
वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं। 10 साल के हजरत अनस बिन मालिक हैं, वो भी हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास 13 साल के हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर 15 साल के हैं। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम 16 साल के हैं। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु 23 साल के हैं। और हजरत आयशा तो बिल्कुल अर्ली एज में मैरिज हुई थी। तो ये न्यू एकदम फ्रेश माइंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी उसी तरह जमा है जैसे पुरानी जनरेशन के लोग जमा है। और सब लोग आपके पास मतलब बड़े दीवानावार इकट्ठा है। कुछ भी उनको नहीं लगता है कि कोई गैप है, कोई डिस्टेंस है। पूरी तरह एकदम इमोशनल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटैच हैं। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका अपनाया लोगों को, लीडरशिप, हाँ लीडरशिप क्वालिटी, जाहिर सी बात है ये रिसर्च टॉपिक है। इस तरह हर तरह के माइंडसेट आपके पास जमा हो गए थे। हर एज के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए थे। आपकी एक हदीस है और मैं समझता हूं कि वो हदीस इस जनरेशन गैप को ही फिल करने के लिए बहुत जबरदस्त पैगाम दे रही है। अच्छा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। बड़ों से कहा वो एल्डर जो हमारे यंग पर मेहरबान ना हो, नर्म एटीट्यूड के साथ उनसे पेश ना आए। और छोटों से कहा कि वो यंग लोग जो हमारे एल्डर की रिस्पेक्ट ना करें, उनको इज्जत और एहतराम की निगाह से ना देखें। उनकी जाहिर सी बात है इज्जत और एहतराम हर तरह की चीजों के एतबार से, उनकी ओपिनियन, उनकी पर्सनालिटी, हर चीज को इज्जत और एहतराम देना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग, चाहे वो बड़े लोग हैं, छोटों पर मेहरबान नहीं है, या छोटे लोग हैं बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, फलैसा मिन्ना, वो हमारी जमात से नहीं है। यानी इसमें आपने दोनों जनरेशन के लोगों को पैगाम दिया है। जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अपने छोटों पर बहुत मेहरबान, बहुत नरमी के साथ पेश आए। यानी बिल्कुल अल्टीमेट डिसीजन उनको ना दें। जाहिर सी बात है जब नरमी के साथ पेश आना है तो हम उनकी ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करें। डोमिनेटिंग बिहेवियर नहीं, डोमिनेटिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए। वो अगर कुछ कह रहे हैं तो हम उसको सुने, सिर्फ सुनाने के चक्कर में ना पड़े। हमारे बच्चे या हमसे बहुत बाद के लोग क्या इस मसले पर या इस टॉपिक पर राय रखते हैं, हम उसको भी सुनने की कोशिश करें। करेक्ट। ये हुआ मेहरबान होना, ये इसको कहते हैं नर्म होना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटों से कि आप बड़ों की इज्जत करें। यानी उनके पास एक्सपीरियंस है, ये छोटों को भी न्यू जनरेशन को भी समझना चाहिए। ये अलग बात है जो न्यू जनरेशन है उनके पास एक वास्ट इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़े पैमाने पे उनके पास मालूमात का जखीरा जमा है, क्योंकि हर तरह की मालूमात वो हासिल करते हैं सोशल मीडिया एप्लीकेशन से। सब कुछ तो उनके पास आ गया है। किसी भी टॉपिक को छेड़िए, 1000 तबसरे, 1000 कमेंट न्यू जनरेशन के पास मौजूद हैं। और बिला मुबालगा जो न्यू जनरेशन है इनका इंटेलेक्ट भी बहुत हाई है। सही। इनके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी जो ओल्ड जनरेशन है उनसे कहीं ज्यादा है। करेक्ट। ये सब कुछ तस्लीम करने के बावजूद, लेकिन जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं उनके पास एक्सपीरियंस है और उनके पास विजडम है। एक किसी चीज को बहुत डीपली समझते हैं। हम ईयर्स ऑफ द ईयर्स गुजार के जहां पहुंचेंगे, मोटी मोटी बुक्स पढ़ के, पेजेस उलट पलट के जिस चीज को हम हासिल करेंगे, चूंकि वो वहां पहुंच चुके हैं, इसलिए उनका जहनी ढांचा, माइंड स्ट्रक्चर इस तरह का बन चुका होता है कि वो बहुत जल्दी चीजों के प्रोज एंड कॉन्स को समझ लेते हैं और बिल्कुल सही नतीजे तक पहुंचते हैं। तो न्यू जनरेशन के लिए जरूरी है अब यही रिस्पेक्ट देना है कि हम उनके इस एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट दें, उससे फायदा उठाएं, उनसे तालमेल पैदा करें। जब ये दोनों, इनकी वास्ट इंफॉर्मेशन और उनकी डीप एक्सपीरियंस, ये दोनों मिलेंगी तो एक बैलेंस एटीट्यूड डेवलप होगा और ये सोसाइटी के लिए बहुत, मैं समझता हूँ, बेनिफिशियल होगा। एग्जैक्टली। ये जो आपने बात कही कि न्यू जनरेशन जो है, आप अभी बीच में मेंशन कर रहे थे कि उनके अंदर बहुत ज्यादा पैशन नहीं है, ये हमने भी फील किया। आपको हम एग्जांपल देते हैं कि जब हम ये अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे थे तो अपने बहुत सारे साथियों से हमने मशवरा किया कि हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लोगों ने मतलब बहुत पॉजिटिव जो है हमको मशवरे दिए कि हाँ बहुत अच्छा है, अभी इंडिया में जो है इस्लामिक पॉडकास्ट का ऐसा कोई रवाज नहीं है, आप स्टार्ट कीजिए। लेकिन जो यंग जनरेशन, जो आपने न्यू जनरेशन के अंदर बोला कि ना बहुत जल्दी सब कुछ करने का हो जाए, एक्शन तो सोचो और जल्दी से हो जाए, वो वाला एटीट्यूड दिखा। किसी ने कहा कि आपका पॉडकास्ट चैनल इस तरह बूस्ट होगा, ऐसे आप ये कर लो वो कर लो, मतलब जस्ट आज स्टार्ट किया और कल जो है ये इसके सब्सक्राइबर्स इतने हजारों या मिलियन में हो जाने चाहिए। उसके अलावा आपने जो बोला कि जो ओल्ड जनरेशन है उनके अंदर तजर्बा है, विजडम है, 3-4 लोगों से हमने मशवरा लिया
और सबने एग्जैक्ट जो आपने बात कही वो बोला है, इट विल टेक टाइम, ये टाइम लगेगा, इसमें आप मेहनत करते रहना, ठीक है, और उसका ये प्रोसीजर है, इन चीजों को फॉलो करते हुए करना। तो दोनों में जो न्यू जनरेशन है और ओल्ड जनरेशन, दोनों में फर्क ये दिखा कि न्यू जनरेशन के लोगों ने हमेशा हमसे कहा कि भाई आप थोड़े से कंट्रोवर्शियल टॉपिक करें, फट से आपका चैनल जो है बूस्ट हो जाएगा। लेकिन ओल्ड जनरेशन ने बड़े अपने तजर्बे के साथ, नहीं आप दीनी पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप ये प्रोसीजर फॉलो करो, फिर भी आपको टाइम लगेगा, आप सब्र से काम लेना, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ, ये हमको ओल्ड जनरेशन मिला है। वेरी गुड पॉइंट माशाल्लाह। तो ऑडियंस, आपने सुना कि हमारे यहाँ जो है ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन, ये सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान ही नहीं है, ये स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी होता है, और हमारे अकाबिर और जो न्यू जनरेशन के उलमाए किराम है उसमें भी होता है। तो आपने जो है सीरत की रोशनी में या हदीस की रोशनी में आपने बहुत अच्छा हल बताया। अच्छा अहमद भाई, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे जहन में बहुत दिनों से आ रहा था, हम सोच रहे थे कि ये इशू उठाया जाए, क्योंकि मेरे लिए बहुत तकलीफ दे भी है। जी जी जी। इस वजह से हम आपसे पूछना चाहते हैं, देखिए अभी हमारे यहाँ एक तो मुस्लिम कम्युनिटी में खासकर जो है एजुकेशन का कहत है, ठीक है, आप सचर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लें तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो एजुकेशन में कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज थोड़ा कम है, ठीक है, और अगर है भी तो वो बस खाली अपने सर्टिफिकेट ले लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, प्रोफेशनल कोर्सेज में कम जा रहे हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक माहौल बन रहा है प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने का भी, लेकिन हमारे यहाँ अभी ये देख रहे हैं कि कुछ सालों से माहौल ये बन गया है कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में जो है बॉयज़ और गर्ल्स का ये एक माहौल और ट्रेंड बन गया है कि जब तक बॉयज़ जो है अपनी गर्लफ्रेंड नहीं रखते हैं या जो गर्ल्स हैं उनका बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो लोग समझते हैं कि हमको जो है थोड़ा सा पुरानी ज़हनियत का फरसूदा ख्याल, जिसको उर्दू में बोलते हैं, वैसा माना जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये एक टाइप की डिजीज है, साइकोलॉजिकल डिजीज है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों लोगों के अंदर ऐसा ट्रेंड आया? और मुझे तो मतलब लगता है ये, अब मैं माफ करना अगर किसी को बुरा लगे, मुझे निहायत दर्जे की, आला दर्जे की हिमाकत लगती है जो ये एटीट्यूड है जबरदस्ती वाला कि भाई हमारी कोई गर्लफ्रेंड होनी ही चाहिए, या लड़की को है कि हमारा कोई बॉयफ्रेंड होना ही चाहिए। भाई आप पढ़ने के लिए गए हैं, ठीक है, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? जाहिर सी बात है, इसके पीछे वो लोग काम कर रहे हैं जो बेहयाई को, बेशर्मी को बिल्कुल आम कर देना चाहते हैं। इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वो लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा रिलीजन से, मजहब से, इन सब चीजों से मतलब नहीं है, बल्कि उनका पूरा मिशन है वल्गैरिटी को एकदम आम कर देना। तो इसलिए वो ये सब ट्रेंड बना दिए हैं। अब जो न्यू जनरेशन जो को एजुकेशन सिस्टम में जाके तालीम हासिल कर रही है, वो जाहिर सी बात है चौतरफा इन सब चीजों में घिरी हुई है। चौतरफा घिरी होने का मतलब ये हुआ कि जिस एजुकेशन सिस्टम में वो जाके तालीम हासिल कर रहे हैं वहां का तो माहौल को है। जिस क्लासरूम में वो बैठ रहे हैं, बाकायदा अपोजिट जेंडर के साथ बैठने पर उभारा जा रहा है। जिन कॉलेज मॉडर्निटी, हाँ, उसी को मॉडर्निटी समझा जा रहा है। और कभी कभी प्रोफेसर वगैरह जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से जो उनको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है उसमें मेल फीमेल दोनों को जोड़ के दिया जा रहा है कि दोनों मिलकर काम करें। और अब इसकी वजह से जो थॉट डेवलप हुआ है कि जिसकी अपोजिट जेंडर में जितनी ज्यादा फ्रेंडशिप होगी उतना ही ज्यादा वो नॉर्मल, कूल, अच्छा माना जाता है। अच्छा, मतलब इसमें कूल माना जाएगा एकदम बिल्कुल। ओह माय गॉड। और जो इन सब चीजों से जितना बचा होगा, सेफ होगा, मैं सेफ ही कहूंगा। हाँ, जाहिर सी बात। तो आज की सोच में, आज के माहौल में उसको बड़ा फोगी माइंड समझा जाता है। अच्छा। बहुत पुराने ख्याल का समझा जाता है, बड़ा ट्रेडिशनल इस टाइप का जहन रखने वाला उसको कहा जाता है। उस पर जुमले बैकवर्ड कहा जाता है, उस पर जुमले कसे जाते हैं उसके दोस्तों की तरफ से। तो अब जिन लोगों के दरमियान वो उठता बैठता है और इस तरह का माहौल है, तो ये चीज जब ये ट्रेंड बन गया है रिस्पेक्ट का, इज्जत का, तो हर आदमी सोचेगा भाई हम इज्जत के मेयार में जाएं। तो इसलिए वो फीमेल में अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहता है, अपोजिट जेंडर के साथ जुड़ना चाहता है। मैं बीच में आपको एक ऐड करूंगा कि इसका मतलब ये है कि चूंकि ऐसा माहौल बना दिया गया, ठीक है, तो बनने की वजह से लड़का जबरदस्ती चाहता है कि उसके कोई फ्रेंड हो, बिल्कुल अपोजिट जेंडर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अहमद भाई बीच में हम आपको रोक करके ये पूछना चाहेंगे कि तो ये जो बॉयज जो हैं अपने फ्रेंड बना रहे हैं, गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, तो ये कोई अंदर की कोई चाहत नहीं है, बल्कि वो एक ट्रेंड बन गया है, थोड़ा सा कूल दिखे, इस वजह से लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक तरह का एक खुद को धोखा देना हुआ, दैट इज मींस फ्रॉड।
जी जी जी। जी जी बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है, हर एतबार से गलत है, लेकिन अब ट्रेंड बना हुआ है तो उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से कि भाई लव जो है, जो प्यार जो है, वो तो अनइंटेंशनली होता है, कि कोई बाकायदा किया थोड़ी ना जाता है प्यार। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो ये है, चूंकि अब ये ट्रेंड बना है कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तो बस कोई ना कोई हो जबरदस्ती का। आपको हम अपना एक किस्सा बताते हैं कि जब हम हॉस्टल में रहते थे, पीएचडी मेरी स्टार्ट हो गई थी गालिबन, तो एक लड़का हॉस्टल का, एक मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त था, अभी भी है। वो आता है और मुझसे पूछता है कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ, आप मशवरा दीजिए कि शादी करूँ या ना करूँ। मैंने पूछा कि भाई, क्योंकि मुझे पहले ही से मालूम था, मैंने कहा तुम्हारी क्लासमेट तो तुम्हारी फ्रेंड है, तो उससे शादी करना है। कह रहे नहीं, मैं अभी कंफ्यूज हूँ। मैंने कहा भाई 7 साल से तुम दावा कर रहे हो कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उससे लिंक में हो, और अब जब शादी की बात आए तब आप कंफ्यूज हो। इट मींस दैट वाज धोखा, राइट? भाई 7 साल से आप कह रहे हो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, अब जब शादी की बात आए तब आप सोच में पड़े हुए हैं। जस्ट ही और शी वांट टू शो दैट कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड, या बॉय जस्ट दे वांट टू शो देम कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड। जस्ट ट्रेंड बन गया है, फूल लगो इस वजह से। तो ये तो एक खुद को धोखा है। दूसरी चीज ये है कि आप जिससे शादी करने जा रहे हो, आपने शादी करने से पहले ही अपनी बीवी के हक में खयानत करना शुरू कर दी कि भाई लव तो कम्प्लीटली आपकी वाइफ के लिए है, और आपने उसको तकसीम कर दिया। अच्छा, एक चीज और हम ऐड करना चाहेंगे कि आप साथ दीजिएगा, कि हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि हमें लगता है कि कभी कभार हमारे जो नौजवान हैं उसमें ये जो दोस्ती का, गर्लफ्रेंड बनाने का या बॉयफ्रेंड बनाने का एक रीजन ये भी है कि वो फैमिलीज, जिन फैमिलीज के बच्चों को घर से ज्यादा प्यार नहीं मिलता है, ठीक है, वालिदैन इतना बिजी हैं कि अपने बिजनेस में या दूसरे एक्टिविटीज में इतना बिजी हैं कि वो बच्चों को क्वालिटी टाइम ही नहीं दे रहे हैं। अब चूंकि प्यार मिलना या प्यार जताना या अपने अंदर के जो ख्वाहिशात हैं उनको जाहिर करना, ये तो एक फितरी चीज है। तो बच्चों को, जिन बच्चों को अपने घर वालों की तरफ से प्यार नहीं मिलता है, हमको लगता है कि उसका भी एक जो है कहीं ना कहीं उसका दखल है कि वो फिर दूसरों से दोस्ती करते हैं और अपने जो जज्बात है उनका इजहार करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स को दोषी करार देंगे? बिल्कुल, अगर अपने ही बच्चों को वक्त ना दे पाए, उनकी सारी कमाई, जॉब करना, दिन रात मेहनत करना, वो किसके लिए? बच्चों ही के लिए है। तो बच्चों को अगर वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनको मोहब्बत नहीं दे पा रहे हैं, उनकी केयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल उनकी गलती है, तो हर कोई कहेगा। इस्लाम के नजर में आप जो है हमारे यंग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो ट्रेंड मतलब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा हो गया है। जी जी, वो मैसेज तो मैं अभी थोड़ी देर बाद दे दूंगा, लेकिन बीच में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। वो बात ये है कि आमतौर से कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे दरमियान कुछ गलत नहीं चल रहा है, बस एक नॉर्मल दोस्ती है। जैसे मतलब लड़कों की आपस में एक दूसरे से दोस्ती होती है, लड़कियों की आपस में एक दूसरे से दोस्ती होती है, ऐसे ही अपोजिट जेंडर के साथ बस हमारी एक फ्रेंडशिप है, बाकी कोई गलत इंटेंशन उसके पीछे नहीं है। तो इस पे जो बड़े माहिरीन हैं, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं, उनकी रिसर्चेज हैं इस पर, कि अपोजिट जेंडर के साथ फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि एक वक्त तक भले नॉर्मल चले दोनों में बात, फ्रेंडशिप का मामला रहे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि किसी भी पार्टी के अंदर, दोनों में से किसी भी शख्स के अंदर वो गलत इंटेंशन डेवलप होने लगती है, गलत फीलिंग पैदा होने लगती है। बिल्कुल। तो ये फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती अपोजिट जेंडर के साथ। इसलिए अगर हम इस धोखे में पड़े हुए हैं कि अपोजिट जेंडर के साथ हमारी बस ऐसे ही नॉर्मल एक फ्रेंडशिप है, बाकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, ये सब शैतानी धोखा है, फजूल की बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, एक चीज और हम ऐड करना चाहेंगे, बल्कि ऐड क्या करना चाहेंगे, एक सजेशन है हमारा स्पेशली गर्ल्स के लिए। बिल्कुल। देखिए, जो आपने कहा कि नॉर्मल जो है लोग कहते हैं कि फ्रेंडशिप है हमारी और ऐसे कोई हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है, अक्सर यही हम भी सुनते हैं क्योंकि हम भी यंग से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो ये चीजें होती हैं। अभी होता क्या है कि स्पेशली जो बॉयज हैं, तो वो जो है हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, वेलकम पार्टी होती है, स्टूडेंट्स की तरफ से खासकर जो प्रोग्राम रखे जाते हैं। लास्ट ईयर में फेयरवेल पार्टी होती है, सेंड ऑफ पार्टी होती है। तो होता क्या है, उसमें आमतौर पे जो हमारी गर्ल्स जाती हैं, तो चूंकि वो स्पेशली स्टूडेंट्स का प्रोग्राम होते हैं, वेलकम पार्टी है, अब उसमें स्टूडेंट उस प्रोग्राम
के बहाने से एक दूसरे से क्लोज होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। जी जी अब वो उस जानने से फिर वो थोड़ी सी दोस्ती आगे बढ़ती है, नंबर शेयर होते हैं, जी, जी। सोशल अकाउंट शेयर होते हैं, जी। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि शुरुआत तो हुई थी जस्ट दोस्ती से, लेकिन वो वहां तक पहुंच जाती है कि अल्लाह माफ करे कि गलत ताल्लुकात भी हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो गर्ल्स हैं और बहुत सारी महज़ब घराने की और बहुत ही दीनदार घराने की हमारी गर्ल्स यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाती हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। इस टाइप के जो स्टूडेंट की तरफ से जो प्रोग्राम रखे जाते हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उसमें जो है इंटरफेयर नहीं होना चाहिए गर्ल्स का, क्योंकि वहीं से वो शुरुआत होती है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे महज़ब घराने की या दीनदार घराने की जो गर्ल्स जाती हैं, वो कभी कभार ये सोचती हैं क्योंकि भाई हम ऐसे घराने से बिलोंग करते हैं तो हमारी इमेज थोड़ी अच्छी रहे, तो वो पोलाइट वे में बात करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इस्लाम, क्योंकि इस्लाम में जाहिर सी बात है अच्छे अखलाक के साथ पेश आने को की बड़ी अहमियत है। लेकिन उसको बॉयज जो है वो दूसरे एंगल से लेते हैं। आप अगर पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रूड वे में बात करें, लेकिन बहुत ज्यादा बॉयज के साथ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के अगर कुछ चीजों को जो है मेंटेन किया जाए तो शायद जो है जो गर्ल्स नहीं चाहती हैं, ना चाहते हुए भी हल्के हल्के जो है शैतान का भी दखल होता है, तो वहां तक पहुंच जाती है। अगर ये रवैया इख्तियार करें तो मेरे ख्याल से किसी हद तक जो है बॉयज से या गर्ल्स बॉयज अलग अलग रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं अनइंटेंशनली वो गए प्रोग्राम में, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा करीब हुए, फिर बहुत ज्यादा करीब हो गए, ऐसा हुआ है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो अपनी उस एकेडमी को छोड़ दें। बहुत सारी चीजों में दोनों मजबूर होते हैं। इस तरह का कानून है, रूल्स हैं जी, उसको फॉलो ही करना है। तो इसलिए अब वो उसको सिस्टम में बाय फोर्स जा रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इस्लाम हर चीज के लिए एक लाइन ड्रॉ करता है। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो इस तरह के रिलेशनशिप के लिए भी या किस तरह अपोजिट जेंडर से हमें पेश आना है, इस्लाम की इस हवाले से भी तालीमात हैं। अब ऐसा नहीं कि इसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं कि हम उसको क्रॉस कर जाएं। जो लोग इन सब चीजों में पढ़ते हैं वो अपने आप को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, अपना कैरियर और फ्यूचर बर्बाद करते हैं, और एट द एंड उनको कुछ मिलता नहीं। इसलिए हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। हम किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, हम उसको इम्पोर्टेंस दें। पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ाई पे पूरी तवज्जो दें। स्किल सीखने के लिए आए हैं, कुछ हासिल करके जाएं। इन सब चीजों में जो लोग पढ़ जाते हैं उनके कई साल बर्बाद हो जाते हैं। जब उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलते हैं पता चला कुछ हासिल भी नहीं कर पाए। हाँ, अक्सर ऐसे ही देखा गया जी। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस मिशन के लिए हम आए हैं वो मिशन बहुत क्लियर तौर पर हमारे माइंड में वाजे होना चाहिए, नजर आना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। और हम जिस रिलीजन से, जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उस मजहब की जो तालीमात है उसको बहुत अहमियत और अजमत हमें अपने दिल में देनी चाहिए। मजहब इस्लाम अपोजिट जेंडर के साथ अगर कभी बात करने का या उनसे किसी तरह का तालमेल अपनाने का मौका आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत रूड हो जाने का, बहुत बैड बिहेवियर के साथ पेश आने का हुक्म देता है। बड़ी डिग्निटी के साथ, बहुत डिसेंसी के साथ, बहुत रिस्पेक्टफुली हम उनसे पेश आए। लेकिन वो एक फॉर्मूला आपने तो सुना ही होगा, PPL फॉर्मूला। क्या नहीं? PPL फॉर्मूला क्या है? PPL फॉर्मूला का मतलब ये है कि अगर कभी इस तरह से बात करने का या कोई भी काम करने का अपोजिट जेंडर के साथ मौका आ जाए तो सबसे पहली चीज तो पब्लिकली वो होना चाहिए। ओके, यानी बहुत प्राइवेट ना हो। हम ना हो। प्राइवेट होने का मतलब ये है कि हम व्हाट्सएप पे उनसे, स्नैपचैट पे इस तरह नंबर एक्सचेंज करें और चीजों को शेयर करें। ये प्राइवेट होने से हम बचें। पब्लिक में जब रहेंगे तो एक पब्लिक प्रेशर होता है, करेक्ट, एग्जैक्टली, आदमी को गुनाहों से बचा लेता है। और दूसरे पर्पसफुली हम उनसे बात करें। करेक्ट, यानी जब बात करने का मौका आ जाए, वो कहते हैं ना कि जरूरा या तकद्दर बिकद्र जरूरा, जितनी जरूरत है बस उतना ही हम उसको इख्तियार करें। सही। अब बेजरूरत उनसे हम, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, चाहे मेल को फीमेल की जरूरत पड़ जाए, फीमेल को मेल की जरूरत पड़ जाए, तो बेजरूरत उनसे तालमेल ना अपनाएं। बेजरूरत का मतलब ये हुआ कि हम उनसे ये पूछ रहे हो कि भाई मौसम कैसा है, क्या चल रहा है,
अब मेरे लिए दुआ करना, इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। ये सब बेजरूरत का डिस्कशन हुआ और फिर शैतान धीरे धीरे अपने डोरे डालना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली। और तीसरे नंबर पर एल, यानी वो बहुत लिमिटेड कन्वर्सेशन होना चाहिए, बस जितनी जरूरत है उतना ही हम उनसे तालमेल अपना के कन्वर्सेशन करके बातचीत करके अलग हो जाएं। सही सही सही। इस तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं ये कह रहा हूँ, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। जो लोग इन सब चीजों में पढ़ते हैं वो तबाह बर्बाद हुए हैं, कितनी मिसालें खुद हम सब की निगाहों के सामने हैं। दूसरे नंबर पर जिस मजहब से हम ताल्लुक रखते हैं, मजहब इस्लाम इन सब चीजों के लिए एक लाइन ड्रॉ करता है। उस लिमिट और लाइन को हम समझें और पूरे तौर पर उसके स्ट्रिक्टली पाबंद बने। तीसरे नंबर पर कभी हम सिस्टम की वजह से मजबूर हैं और अपोजिट जेंडर से कन्वर्सेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तालमेल अपनाने के लिए, उनके साथ कोई वर्क है वो करने के लिए हम मजबूर हैं, तो उस वक्त यही पीपीएल फॉर्मूला। ओके, तो ये बहुत अच्छा है। पीपीएल फर्स्ट पी मतलब पब्लिकली करें, सेकंड पी मतलब ये है कि प्राइवेट ना हो, पब्लिक पर्पसफुल हो, सॉरी पब्लिक वही वाला हो गया ना, प्राइवेट ना हो। और सेकंड पी जो है पर्पसफुल होना चाहिए हमारा डिस्कशन, और जो एल है उसका मतलब है लिमिटेड होना चाहिए। ओके, वेरी गुड, दैट इज गुड फार्मूला, आई वाज नॉट नोइंग अबाउट दैट, थैंक यू सो मच। तो अच्छा अहमद भाई, अभी आपने बोला कि मजहब इस्लाम के हकानियत के बारे में मेरा बहुत डिस्कशन हुआ हमारे यूथ से, सिस्टर से भी। तो मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो हमारे यूथ हैं, आजकल के जो नौजवान हैं, उनके अंदर मजहब के हवाले से बड़ी मतलब बहुत मोहब्बत करते हैं वो, यानी अगर मजहब के हद तक देखा जाए बहुत मोहब्बत करते हैं। जब भी आप बात करें मजहब इस्लाम के बारे में बहुत गौर से सुनते हैं, उसको लॉजिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से हम इसी वजह से देखेंगे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट में मजहब इस्लाम को समझने में, तफसीर समझने में उनको बड़ी और दिलचस्पी बढ़ी है कुछ सालों से, लेकिन वो अपने आप को मजहबी साबित नहीं करना चाहते, अपने आप को मजहबी शुमार करने में थोड़ा सा लगता है एम्बैरेस फील करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों है? गर्ल्स और बॉयज दोनों में हमने देखा, सिस्टर्स में भी है कि थोड़ा सा एम्बैरेस फील करती है, अगर हम मजहबी बन जाएंगे तो लोग पता नहीं क्या फील करेंगे। ये एम्बैरेस क्यों फील करते हैं, क्या रीजन हो सकता है उसका? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके पीछे जो मीडिया ट्रायल और उनका प्रोपेगेंडा है वो तो है ही, एक बहुत बड़ा रीजन है कि अब मीडिया ने इस तरह इन सब चीजों को हाईलाइट किया है, प्रोपेगेट किया है कि लोग मजहब से जितना अपने आप को बचा के रखें उतना ही अपने आप को मतलब इज्जत वाला, फख्र वाला समझते हैं। ओके। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जो रिलीजियस तबका है, रिलीजियस ग्रुप है, उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ कमियां और खामियां हैं जो मजहब से जुड़ने में ये पूरा तबका हम लोगों का जो तबका है, जी जी, हाँ, हमारा जो रिलीजियस ग्रुप है, हाँ बिल्कुल, उलमा का, उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई है कि अगर हम बहुत मजहबी बन गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जनरेशन, जो न्यू जनरेशन जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो जब इस रिलीजियस ग्रुप को देखते हैं, उलमा को देखते हैं, तो उनके जहन में ये बात आती है कि अगर हम मजहबी बनेंगे तो इनकी तरह हमको भी दुनिया से कट के रहना पड़ेगा। अच्छा, करेक्ट, हम भी ऐसे ही फकीरी और गुर्बत की जिंदगी गुजारेंगे और बस इबादत वगैरह में लगे रहना है, सोसाइटी से बिल्कुल कट जाएंगे। ये उनके जहनों में बैठी हुई है बातें। अच्छा, हाँ, तो इसमें दखल मीडिया का है, ये जो आप बात जो मीडिया का बहुत बड़ा दखल है, लेकिन हमारा भी ये मतलब हमने ये परसेप्शन डेवलप किया लोगों में। एग्जैक्टली, अच्छा, ठीक है, ओके। तो इसी हवाले से एक और सवाल है जो मेरे लिए बहुत अहम है और हम चाहेंगे कि आप उस पे जो है, चाहे अलग से अगर एक सेशन करना पड़े हम लोग कर सकते हैं, हम अलग से एक सेशन के लिए वक्त निकालेंगे। हम देखते हैं कि जो जुमे के खुतबे हैं या जुमे का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ इस्लाम में, उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है और उससे बड़े बड़े कारनामे अंजाम देगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ले करके अभी तक। हम देखते हैं हमारे बचपन में भी जो खुतबे होते थे, जुमे की जो तकरीरें होती थी, वो बहुत अहम मौजूआत पर होती थी। लेकिन अभी कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जुमे की जो खुतबे की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, ये नौजवानों के जहनों से निकलती जा रही है। मतलब कोई भी सुनने के लिए नहीं जा रहा है, बाहर दुकानें खुली हुई हैं, जब अरबी खुतबा शुरू होता है तभी लोग सुनने के लिए जाते हैं, मतलब उसको कोई अहमियत ही नहीं देते, कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। जबकि मुस्लिम उम्मा में एक बहुत बड़ा पैगाम पहुंचाने के लिए जुमे का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत
बड़ा कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। हम कोई भी अपना पैगाम जो है हफ्ते के हफ्ते पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल, उसके बावजूद हमने उसको अहमियत नहीं दी। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारी कमी है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, जुमा का जो खिताब हो रहा है वाकईतन वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मैसेज डिलीवर करने का और इस्लामिक कंसेप्ट को लोगों तक पहुंचाने का, ट्रांसफर करने का। और किसी भी प्रोग्राम और जलसे से बहुत अहम स्टेज है जुमा का प्लेटफॉर्म, इसलिए कि जब हम कोई जलसा करते हैं तो उसमें सिलेक्टेड ग्रुप पहुंचता है, लेकिन जुमा में जो मजमा आता है वो बड़ा मिक्स मजमा होता है, हर तरह के लोग वहां पे आते हैं। तो अगर हम बहुत प्लानिंग के साथ, बड़े मंसूबे के साथ किस टॉपिक पे बोलना है, किन लफ्जों में बोलना है, किस तरह इस माइंड को एड्रेस करना है, इन सब चीजों पर हम पहले ही होमवर्क कर लें, फिर उसके बाद बात करें, तो एक बहुत अच्छा पैगाम डिलीवर हो सकता है। लेकिन आपने सही कहा कि इस हवाले से बड़ी कमियां हैं। कमी कई तरह की है। एक तो ये कि हमें इसका ही सेंस नहीं है कि किस टॉपिक पे हम बात करें, क्या नीड है इस वक्त की, किस टॉपिक को एड्रेस किया जाए, हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम जब गुफ्तगू करते हैं, तकरीर करते हैं, तो किस तरह, किन सेंटेंसेस में हमें गुफ्तगू करना है, किस तरह की वर्डिंग को यूज करना है, हम ये बात भी नहीं समझ पा रहे हैं। 70-80% लोग नहीं समझ पाते हैं हमारी बात, सुनते ही नहीं, बिल्कुल सुन ही नहीं रहे, तकरीर चल रही है। इसी वजह से लोग खुतबे के वक्त ज्यादातर आते हैं, उनको लगता है कि ये टाइम वेस्टिंग है। तो इसलिए हम देखें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिन नबियों का तस्करा किया है, वो जिन कौमों में गए हैं, उन्होंने जहां अकीदे की इस्लाह की है, बिलीफ की इस्लाह की है, साथ साथ जो बर्निंग इश्यूज थे, जो बर्निंग टॉपिक्स थी, बड़ी कुव्वत और शिद्दत के साथ उसको भी एड्रेस किया है। आप फॉर एग्जाम्पल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाकर भेजा है, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जहां ये बात कह रहे हैं, या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो, वही तुम्हारा माबूद है। तो वो अकीदे की इस्लाह कर रहे हैं। वहीं साथ साथ ये भी कह रहे हैं ला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, किसी का हक मत मारो, किसी का माल हड़प मत करो। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जो इशू था वो करप्शन था, वो बड़ी करप्ट कौम थी। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अकीदे की इस्लाह के साथ साथ इस इशू को भी बहुत शिद्दत और कुव्वत के साथ एड्रेस किया है। बल्कि उनकी इस पूरी तालीम में, उनकी इस पूरी तबलीग में ये बहुत हेडलाइन बन के सामने आती है कुरान करीम की रोशनी में। ऐसे ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम के पास भेजे गए तबलीग के लिए, उस कौम में भी अकीदे का बिगाड़ था और साथ साथ नेचर और फितरत का फसाद था, होमोसेक्सुअलिटी में वो सब मुब्तला थे। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी जहां अकीदे की इस्लाह पर तवज्जो दी है और पूरी तवज्जो दी है, वहीं साथ साथ इस बिगाड़ और फसाद को भी पूरी तरह एड्रेस किया है और बड़ी शिद्दत के साथ, कुव्वत के साथ एड्रेस किया है, एकदम आखिरी हद तक चले गए। तो इन सब चीजों को हमें भी समझना होगा कि किस तरह एड्रेस करना है, किस टॉपिक पर हमें एड्रेस करना है। आप अच्छा देखिए, ये जो बात आई किस तरह हमें एड्रेस करना है, बड़ी एक अच्छी मिसाल ज़हन में आ गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की डिबेट होती है नमरूद से, वो सूरह बकरा में है, तीसरे पारा के बिल्कुल शुरू में है। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहिम फी रब्बी अन आताहुल्लाहुल मुल्क। इब्राहिम की जब डिबेट हुई उस शख्स से जिसे इख्तिदार और बादशाहत मिली हुई थी, नमरूद था वो ऑब्वियसली। तो अच्छा डिबेट क्या हुई, इज़ क़ाल इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी, तो रब के बारे में वो डिबेट हो रही है कि रब कौन है, अल्लाह कौन है। हम इस टॉपिक की सेंसिटिविटी को समझ सकते हैं, कितनी हसास टॉपिक है, बहुत आसानी से इसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितनी आसानी के साथ इसको एड्रेस कर रहे हैं, क्या लफ्ज और जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं और जो लॉजिक और रीजन दे रहे हैं, कितना अपीलिंग है और बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, सबको समझ में आ जाए। वो कह रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा परवरदिगार वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। तो अब पलट के नमरूद कहता है अना उहयी व उमीत, जिंदगी और मौत देना तो मेरा काम है। जो तफसीर के एक्सपर्ट हैं वो ये लिखते हैं कि उसने एक एग्जाम्पल भी पेश किया, नमरूद ने। वो एग्जाम्पल ये पेश किया कि एक आदमी जेल में बंद था, उसके लिए डेथ वारंट था,
तारीख मुकर्रर थी कि सजाए मौत उसे दे दी जाएगी। हुक्म दिया कि उसको आजाद कर दिया जाए। कहा देखिए उसके लिए मौत थी, मैंने जिंदगी दे दी। एक बेगुनाह आदमी, कोई गलती नहीं थी, एकदम इनोसेंट था, वो जा रहा था, उसको बुलाया, मार दिया। कहा वो देखिए उसको मैंने मौत दे दिया। तो उसने ये लोगों के ज़हनो दिमाग में मिसकंसेप्शन बैठाने की कोशिश की। अब हम और आप होते तो इसी को करेक्ट करने के पीछे पड़ जाते। ये क्या बात हुई, मतलब ये है, वो है, क्यों है, चिरा है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मामले की नेजाकत को समझ रहे थे कि अभी इसने पूरे एक गिरोह को अपने फेवर में ले लिया है। अभी जो गलत कंसेप्ट उनके दिल दिमाग में बैठा दिया है उसको साफ करने का, यानी इसी दलील को लेके उसको साफ करने का वक्त नहीं। तो उन्होंने फौरन दलील बदल दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा परवरदिगार वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, फत बिहा मिनल मगरिब, आज तुम उसको पश्चिम से निकालो। तो जाहिर सी बात है उसका क्या जवाब देगा, अबूहितल्लज़ी कफर। तो वहीं पे वो हक्का बक्का रह गए, एकदम गम बखुद रह गए। तो इस तरह अपीलिंग वे में बहुत नए जहन को, मौजूदा जमाने के लोगों को खिताब करने की जरूरत है। हमारी टॉपिक बहुत क्लियर होनी चाहिए, हमारे थॉट बहुत क्लियर होने चाहिए, और जिन लफ्जों में हमें खिताब करना है वो लफ्ज भी बिल्कुल डिफाइन होने चाहिए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, कभी कभी हम लोग खिताब करते हैं मिसाल के तौर पर बेहयाई के खिलाफ, लेकिन उसके लिए जो सेंटेंसेस यूज करते हैं, जो एक माहौल बनाते हैं बात करने का, तो बोल तो रहे हैं बेहयाई के खिलाफ लेकिन प्रमोट कर रहे होते हैं बेहयाई। हाँ, वो फक्कड़पन या भोले अल्फाज के इस्तेमाल बहुत। इसलिए ये सेंस होना चाहिए कि हमें किन लफ्जों में खिताब करना है और किन लोगों को खिताब करना है। वसीम बरेलवी का शेर है और जबरदस्त शेर है, बड़े मौके पे याद आया, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो हमें ये सेंस होना चाहिए कि हम कौन सी बात कहने जा रहे हैं और कैसे कहना है, कहाँ कहना है। बिल्कुल, जब ये सेंस होगा तो हर कोई सुनेगा, तभी तो कनेक्ट कर पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अच्छा उसके लिए एक चीज और हम ऐड करेंगे कि देखिए ये सेंस होने के लिए हमको लगता है, देखिए हम किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सेंस के लिए जो बेसिक 2-3 चीजें वो होनी चाहिए। जैसे हमको जो है कनेक्ट करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग के बेसिक रूल पता होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बहुत रफ्तार के साथ बोल रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, या तमहीदी हमारी जो है आधा घंटा तो मुश्किल से मिलती है, उसमें 15 मिनट की तमहीदी हो जाती है, पता ही नहीं चल पाता है टॉपिक क्या हो रहा है। तो पब्लिक स्पीकिंग के जो बेसिक जो रूल्स है वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि एक पब्लिक आती है जुम्मे में। दूसरी चीज ये है कि एक जुमे के खतीब के लिए मुताला बहुत वसी होना चाहिए। हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे उलमाए किराम के जो खिताब होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अहमद भाई, हम आपको बताते हैं कि हमारे बचपन में हमारे यहाँ मोहम्मदी में बहुत बड़ी जामा मस्जिद है, उसमें अब तो खैर अलग अलग जगह होने लगी, लेकिन हमारे बचपन में एक ही जगह पूरे एरिया की जुमे की नमाज एक ही जगह होती थी। और हज़रत मौलाना निज़ामुल हक साहब, नौशे मियां साहब हम लोग कहते हैं, अल्लाह गरीक रहमत करे, इंतकाल हो गया, इतना अच्छा बयान करते थे कि हम लोग पहली जो अजान होती उससे पहले मस्जिद में हम लोग पहुंच जाते थे, क्योंकि उस जमाने में जो है माइक वगैरह का इतना सिस्टम था नहीं, तो कहीं मिस ना हो जाए। और हमने बहुत सारी चीजें दीन की वो जुमे की तकरीर से सीखी हैं, क्योंकि वो ही वाज आल्सो जीनियस पर्सनालिटी एंड उनको बहुत नॉलेज थी, बहुत लॉजिक, जो मंतिक जो है ना, मंतिक के वो बहुत माहिर समझे जाते थे हमारे इलाके के, और काफी पढ़े लिखे थे। तो इसके लिए मुताला भी हमको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा मुताला बहुत वसी होना चाहिए, चौतरफा होना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक को जब आपको लीड करते हैं या उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो आपको कम से कम जो है चौतरफा मुताला नहीं होगा तो आप कैसे जान पाएंगे कि कौन किस मेंटालिटी के। वहाँ आपको प्रोफेसर भी सुनने आ रहा है, वहाँ आपको बिजनेसमैन भी सुनने के लिए आ रहा है, वहाँ एक स्टूडेंट भी आपके सामने बैठा हुआ सुन रहा है, वहाँ एक आम आदमी बैठा हुआ सुन रहा है। सो इफ आई हैव अ गुड नॉलेज देन आई थिंक आई कैन डिलीवर इन बेटर वे। बिल्कुल बिल्कुल। या अच्छा, एक और मेरा सवाल है, चूंकि बात खुतबे की चली, जुमे के खुतबे में अभी क्या होता है, जुमे के खुतबे नहीं, जनरल अगर हम तकरीरों की बात करें तो हमारे यहाँ आमतौर पे ये माहौल बन गया है, और हम इसमें जो यूके वगैरह के जो स्पीकर्स हैं उनको हम उनकी तारीफ करेंगे कि उन लोगों ने ये ट्रेंड जो है चेंज किया। हमारे यहाँ आमतौर पर अभी भी माहौल है, आप तकरीरें सुने
तो ज्यादातर लोगों को डराया जाता है जहन्नम से, दोजख से, कि अगर ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, अल्लाह ताला जबान काट लेगा, जहन्नम की आग जो है हमेशा हमेशा वहां रहोगे। तो एक कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अल्लाह की इमेज एक अजीब अंदाज की पैदा होती है कि यार क्या अल्लाह सिर्फ अजाब देने के लिए है, नौज़ुबिल्लाह। तो इस वजह से लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हमारी आज भी हमारी तकरीर, इनफैक्ट आज ही हम एक तकरीर सुन रहे थे, एक हमारे यहाँ के मौलाना साहब हैं, उन्होंने की होगी कहीं तकरीर, तो हम सुनने लगे। तो उसमें ऑलमोस्ट 90% यही टॉपिक, लोगों को डराया जा रहा है। क्यों ना मोटिवेट करने की बातें की जाए। अल्लाह तो मतलब गफूर है, अल्लाह तो रहीम भी है, अल्लाह रहमान भी है। तो ये वो बातें की जाए जिससे अल्लाह से कनेक्ट किया जाए, अल्लाह से एक बंदा अपने आप को कनेक्ट कर सके। आपकी क्या राय है, जो तकरीरों के क्या गलत असर पड़ रहा है मुआशरे पर, मतलब उन तकरीरों का जिसमें सिर्फ डराया जाता है? नहीं, बिल्कुल इसको भी समझने की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये बताया था, बुखारी की रिवायत है, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, लोगों को खुशखबरियां सुनाओ, नफरतें मत पैदा करो, डराओ मत, वहशत मत पैदा करो, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां और सहूलतें दिखाओ, जो आसान पहलू हैं वो लोगों के सामने लेकर आओ। इस्लाम को बहुत मुश्किल बना के लोगों के सामने मत पेश करो। ये तो बहुत इस्लाम की बुनियादी तालीम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स को, मानने वालों को ये पैगाम दिया है। ये वाकईतन ये कंसेप्ट बना हुआ है, और हम इस तरह के जजमेंटल माइंड हैं, फौरन जो है हराम है, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, सजा देंगे। एक तवाजुन होना चाहिए। कुरान करीम ने भी सजाओं का जिक्र किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सजाओं का जिक्र किया है, लेकिन जब हम उस तवाजुन को देखेंगे जो बशारत वाला पहलू है, तो वो मतलब एकदम समझ लीजिए कि 70 और 30% की बात हो जाती है। हाँ, 70-30 की बात हो जाती है कि बशारत और खुशखबरियां वाला पहलू ज्यादा है, और जो तंबीह वाला, तरहीब वाला, डराने वाला पहलू है वो कम है। इसलिए अल्लाह ताला की मेहरबान जात को, नर्म जात को, और वाकईतन कुरान करीम में भी कहा गया, वरहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई। जब वो हर चीज पर छाई हुई है तो हम उस पहलू को सामने लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह लेकर आएगा, हम उसे माफ कर देंगे। ये कितनी मेहरबान जात है। अरे इससे बढ़ करके देखिए, अगर हम नैप ले रहे हैं सुनना समझ के, तो उसमें भी सवाब है। और अपनी बीवी को अगर लुकमा खिला रहे हैं उसमें भी सवाब। इससे आसान दिन और क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने कहा है ना, हमारे मतलब हम सब लोगों के अंदर जरूरी है कि विजडम होनी चाहिए, हिकमत होनी चाहिए, किस तरह हमको बात पेश करना है। सही। इसकी मैं एक मिसाल दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सहाबा किराम आपके पास हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर वगैरह। एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़िना करूं। ज़िना की इजाजत मांग रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और पहलू समझने का है। जो लीडर होता है उसको जरूरी है कि अपने फॉलोअर से इतना कनेक्ट हो, इतना ओपन हो कि उसके फॉलोअर्स हर चीज को उसके साथ शेयर कर सकें। वो उसको अपना सबसे बड़ा खैरख्वाह, हमदर्द, सिंसियर, अपने लिए मुखलिस समझे। करेक्ट। यही वजह थी कि वो सहाबी आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग होते तो उसको डांट के भगा देते, ना जाने क्या क्या कहते। तो हिम्मत ही नहीं करते हम लोग अपने बड़ों के सामने कुछ सोचने की भी इस तरह की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो आके पूछ रहे हैं। पीछे एक आध दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम, लीडरशिप माशाअल्लाह। जी बिल्कुल। वो उन्होंने नाराजगी, नागवारी का इजहार भी किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया। और फिर देखिए विजडम देखिए, अब जो मैं कह रहा हूँ, हिकमत होनी चाहिए किसी चीज में, बहुत गहराई होनी चाहिए, लोगों की मेंटालिटी को हमें समझना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बैठाया और पूछा, तुम्हारी बहन है? कहा हाँ है। कहा क्या तुम चाहते हो कि उनके साथ इस तरह गलत काम किया जाए? तो उन्होंने कहा नहीं हुजूर, मैं तो उसको पकड़ लूंगा, उसको मारूंगा, ये वो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी जिसके साथ ये गलत काम करने जा रहे हो वो भी किसी की बहन। ऐसे ही आपने अलग अलग रिश्तों का हवाला देके उनको समझाया, उनको बताया इन लॉजिकल वे। बिल्कुल लॉजिकल वे। तो पहले हम तो लोगों के लिए हमदर्द बने, खैरखा बने। यहाँ हमारा हाल ये है कि हम जिनको नमाज पढ़ा रहे हैं, जिनको खिताब कर रहे हैं, बस हम मिंबर पर खिताब कर लिए, उनको नमाज पढ़ा लिए, फिर एकदम उनसे कट जाते हैं, उनसे कोई कनेक्शन हमारा नहीं है।
क्यों नहीं कनेक्शन है? सुपीरियरिटी का कुछ कहेंगे क्या? वो मेरे ख्याल से इसको लोगों ने ये समझ रखा है कि यही तकवा की अलामत है, पहचान है। हम जितना लोगों से कट के रहेंगे उतनी हमारी मुआशरे में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी। हालांकि मेरे ख्याल में ये सोच गलत है। अच्छे मकसद के लिए लोगों से जुड़ना ये इस्लाम उभारता है, और आज भी अच्छे खासे उलमा हैं जो मतलब नहीं, एक चीज हम बीच में करेक्ट कर दें। देखिए, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारे नजर में भी, बल्कि हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले असातिज़ा हैं जो यकीनन जिनके खिताब बहुत ही मेयारी होते हैं। इसको जनरलाइज मत कीजिएगा। हम लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आमतौर पे जो हमको फीडबैक मिले, स्पेशली नौजवानों की तरफ से, उन फीडबैक्स के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। इसको कोई भी जनरलाइज मत करके कहीं वो करे कि यार ये लोग क्या बात कर रहे हैं। जी, तो पहले हम दिखाएं कि हम आपके लिए मेहरबान हैं, आपके खैरख्वाह हैं, हमदर्द हैं। सही सही सही। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद में बैठे हुए थे। एक साहब आए, नमाज पढ़ने लगे। नमाज पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए मिलने। तो आपने फरमाया, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, फइन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। वो गए, फिर से नमाज पढ़े। फिर आए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात की, सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। उन्होंने इस तरह 3 बार किया। ओके। चौथी बार वो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं, मैं तो अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ, हुजूर आप बता दें क्या तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज का पूरा तरीका बताया कि देखो, रुकू ऐसे करते हैं, रुकू से इस तरह उठते हैं, सजदे में ऐसे जाते हैं, सजदे से उठ के इस तरह बैठते हैं। आप जरा इस बात का तसव्वुर करें, दुनिया के सबसे मशगूल इंसान जनाब रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन एक सहाबी की नमाज सही करवाने के लिए आप इतनी देर तक बैठे हुए हैं कि उनको 3 बार लौटाए हैं और चौथी बार पूरा सही तरीका उनको बताया। तो जब तक हम इस तरह लोगों के खैरख्वाह नहीं बनेंगे, हमदर्द नहीं बनेंगे, सही, उस वक्त तक लोग क्यों हमारी बात सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक सहाबी आए, मस्जिद नबवी में अपने जानवर को बांधा, पेशाब करने लगे। एक आध 2 सहाबी थे, वो नाराज भी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका। फिर जब वो आए अपनी उससे फारिग होने के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत नरमी से समझाया, बताया। तो ये विजडम है, विजडम का फकदान है हमारे यहाँ। अच्छा, ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हमको लगता है कि हम लोगों ने आज यकीनन बहुत अहम टॉपिक पे बात की और बहुत काफी अच्छा हेल्दी डिस्कशन हो गया अहमद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हम लोग तो इतना अच्छा तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे। आप हजरात से ये दरख्वास्त है कि अगर आपके पास स्पेशली यूथ के कोई टॉपिक्स हैं, कोई सवालात हो, तो हम इस बार अपना नंबर भी मेंशन कर देंगे। आप अपने सवालात हमको भेज सकते हैं, और अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने कुछ इश्यूज हैं न्यू जनरेशन के स्पेशली, तो आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। और बस यही दरख्वास्त है कि आप ज़की टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिए। हम इंशाल्लाह ऐसे ही एक्सपर्टीज़ को, माहिरीन को आपके सामने लाते रहेंगे, और इस्लामिक कंटेंट, नॉट अ जनरल कंटेंट, इंशाल्लाह इस्लामिक क्वालिटी कंटेंट आपके हवाले करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।